1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। तेवर तो यही रहेगा। अगर ये बदतमीजी है तो इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी मेरे। और राष्ट्रपिता को आप कहिए कि मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता तो मत मानिए, उससे राष्ट्रपिता का बहुत कुछ बिगड़ता नहीं। बोल रहे हैं इनको गांधी समझ में आ जाए तो मेरे लिए गंगा नहाना हो जाएगा। 42 में सबका चेहरा सामने आ गया, तो वो कहाँ जाएगी मंत्री होने के बाद? तो नेहरू ने उसको घर दिया। एक सेकंड, मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हिंदू महासभा जो है हिंदुओं को जो है वो लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करा, बिल्कुल भर्ती करा रहा था। सावरकर जी क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं गए? वो बंबई के अपने हिंदुओं का संगठन कर रहे थे। बंबई के सावरकर निवास से बाहर नहीं निकल रहे थे। आरएसएस में कौन फैसला लेता है? आरएसएस में तो चिट दे दी जाती है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। यू आर इडियट सर बेसिकली। कई बार सावरकर को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हम लगातार सुनते हुए चले आ रहे हैं। गांधी, नेहरू, सावरकर ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है? आप अपने विचार किस तरह से इन तीनों के बारे में रखेंगे? भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आजाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आजादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है। और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था। नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था, या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला, वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? देश की आजादी में हर उस आदमी की भूमिका है जो 1 घंटे के लिए भी जेल गया, जो 1 घंटे के लिए भी किसी मूवमेंट में गया। सावरकर 10 साल जेल में रहे, तो ये कहना कि सावरकर की कोई भूमिका नहीं है, ये कृतज्ञता होगी। मैं इस भाषा में बात नहीं करता हूं। वो जेल गए, उन्होंने एक जमाने में लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये मानता हूं कि 1857 पर पहली हिंदी में शानदार किताब आई, मराठी में लिखी थी लेकिन वो हिंदी में अनुवाद हुई, और इंग्लैंड में रहने का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 1857 के जब 50 साल पूरे होते हैं तो वहां पर कार्यक्रम किया जिसमें 25-26 लोग गए। अगर 2-2.5 लोग जाते तो भी मैं उसको बहुत महत्व देता, क्योंकि लंदन में बैठ के 1857 के समर्थन में करना एकदम से बड़ी बात थी। नहीं प्लीज सर, सामने मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आप अपनी बात करें। नीचे से नहीं सर, डिस्टर्ब होगा बार बार। आप अपनी बात करें। मैं बोल लूं? आप बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। आप जो कह रहे थे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल बात करो। मैंने जो कोट किया है वो ब्रिटिश गुप्तचर जो रिपोर्ट है, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी उस कार्यक्रम पे, उसमें 26 लोग लिखा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 2.6 लोग भी गए होते तो भी मैं सलाम करता इस हिम्मत को कि आप इंग्लैंड में बैठकर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। लेकिन 2 सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। संगीत रागी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं, और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांगकर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। देखिए, गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है, और सावरकर का विश्लेषण जो है वो घृणा और हिंसा का शिकार हुआ, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक हिंसा, जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी दिखती है। जो कोई भी सावरकर से ठीक से पढ़ा है वो अच्छी तरीके से जानता है कि सावरकर के प्रति जो घृणा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेकर के उनको। गांधी चाहते थे, गांधी की ऐसी राय थी और उनका विश्लेषण था कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं आते हैं तब तक स्वतंत्रता नहीं जीती जा सकती, और स्वतंत्रता की लड़ाई हम यदि लड़ भी लेते हैं तो वी विल हैव टू पे ए हेवी कॉस्ट। सावरकर इससे ठीक उलट थे। सावरकर का कहना था, और जो मैं सही भी मानता हूं, विथ मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम एंड इन स्पाइट ऑफ मुस्लिम। यदि मुसलमान साथ हो तो, मुसलमान साथ नहीं हो तो, और मुसलमानों के बावजूद यदि हिंदू समाज संगठित होगा तो हम स्वतंत्रता की लड़ाई जीत सकते हैं। यह सावरकर की दृष्टि से। गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने के लिए इस देश की वैचारिक पृष्ठभूमि का सत्यानाश कर दिया, और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। गांधी ने अहिंसा का बात किया। यदि पूरी गांधी वांग्मय को हम पढ़ें तो सत्य और अहिंसा 2 बड़ी बातें थी। गांधी कहते हैं कि सनातनी हिंदू कौन है,
जो तिलक लगाता है वो सनातनी हिंदू नहीं है, जो वेदों मंत्रोच्चार करता है वो सनातनी हिंदू नहीं है, जो मंदिर में जाता है वो सनातनी हिंदू नहीं है, गाय की रक्षा करता है या वो है, वही मेरे लिए सनातनी हिंदू का पैमाना है। लेकिन मजेदार बात है कि वही अहिंसा के पुजारी गांधी कहते हैं, वह ये हरिजन में लिखते हैं कि हिंदुओं को मांस खाना छोड़ देना चाहिए, इससे मुसलमानों के लिए प्रचुरता में मांस अवेलेबल होगा जिससे वो गाय की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब ऐसा विचार और कोई कहे ये कौन सी अहिंसा का बहाना है? लेकिन इस प्रकार कोई अकेली बात नहीं थी गांधी में। वही गांधी जब सावरकर यही- की तारीफ किए एक बार, नहीं, तो आप लोग कई बार उसको नहीं, गिनाते हैं, और वही गांधी फिर आंखों में चुभते भी हैं। दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं, फिर बाद में आएगी ही बात। नेहरू का जेल, गांधी का जेल और सावरकर के जेल, दोनों में बड़ा अंतर है। नेहरू के जेल में जलपान भी मिलता था, चाय की चुस्की भी थी, अखबार के पन्ने भी थे, और कलम और कागज जो भी था वो पिता के पत्र पुत्री के नाम के लिए रोशनदान की सारी चीजें व्यवस्था भी थी। सावरकर जी से दो आजीवन कारावास मिला था, 8x8 के कमरे, 6x6 के कमरे, जिसमें एक छोटी सी रोशनी है, यदि आप जाकर के देखा होगा तो अभी भी है, बिल्कुल। और जो आदमी मराठी साहित्य का बंकिम माना जाता है, जो समुद्र की लहरों से बात करके अपने नाखूनों से कविता लिखता हो, उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना, यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूं कि यदि नेहरू को एक महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते, और नेहरू को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, ये और बात है। हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, बहुत सारे लोग उस जेल में लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता, तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। रहा सवाल आजादी का कि विद मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम, अरे भाई नो आजादी। 1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई। 42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। उस समय सावरकर जी जो है 2 डोमिनियन स्टेट पे राजी हो गए थे। एक डोमिनियन स्टेट मुस्लिम लीग के साथ था, और एक मुस्लिम लीग के पास चला जाए, और एक डोमिनियन स्टेट हमारे पास चला जाए। चित्रा जी, सरकार सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। तो यहां अंग्रेजों की लड़ाई, नहीं, चित्रा जी, देखिए, अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू करूंगा, और आपको समझ में आ गया होगा आवाज मेरी भी बहुत ऊंची है। चित्रा जी, मैं इसका उत्तर जरूर। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल आप रहा हूँ। अपना धैर्य रखिए, अपना तेवर कम कीजिए। तेवर तो यही रहेगा, अपना तेवर कम कीजिए। तेवर तो यही रहेगा। तेवर तेवर तो कम नहीं होगा, मेरा ये तक कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही रहेगा। मुझे तेवर मुझे स्टूडियो का दंगल यहाँ पर नहीं करेंगे, ये साहित्य का मंच है। इनको समझा दीजिए कि अपना तेवर थोड़ा ढीला रखें। ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम से प्लीज। ठीक है, अपनी जब मैं बोल रहा हूँ, एक साहब वहां से डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक साहब यहाँ से डिस्टर्ब, फिर कहा जा रहा है तेवर नीचे। मैं तो सामने देख के बोल रहा हूँ। ये गलत बात मत बोलिए, ये बिल्कुल गलत बात मत बोलिए। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, ओके, उनकी बात पूरी हो जाए। अरविंद जी को भी बोलने दीजिए सब, प्लीज। ये कोई तरीका नहीं होता है, आप लोग दर्शक हैं, मंच पर मेहमान हैं, प्लीज सर आराम से। और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर गांधी हमेशा थे, और गांधी ही नहीं। 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ में होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, तो वो किसने किया था? तिलक ने किया था। तिलक का बयान उस समय पढ़िए क्या है। तिलक बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभी तक लड़ाई तिकोनी है, एक कोने में मुसलमान है, एक कोने में हिंदू है, और एक कोने में अंग्रेज है। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो यह सीधी लड़ाई हो जाएगी और हम जीत सकते हैं। और वो भी छोड़ दीजिए, 1857 पर जब आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी किताब लिख रहे थे, तो किताब की जो अंतिम में जब जाते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, तो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के समय इस तरह की नफरत ठीक थी, लेकिन आज अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है तो हिंदू और मुसलमान को एक होना पड़ेगा। और वो उन सारे मुस्लिम लीडर्स की तारीफ करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन शिवाजी के उन वंशजों का मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया।
तो बहुत क्लियर उनका था उस जमाने में। अब जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का अशोक जी? एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ मेरे जितने पास लोग, मैं देखिए मैं बता दीजिए। मैं पढ़ के सुना देती बता हूँ। दीजिए। मैं जब रिसर्च निकाल हाँ, रही थी हाँ। उस समय मेरे सामने है वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। साल 1923 में नाभा रियासत नाभा में एक सेकंड रुक जाओ। बस अब पढ़ तो लेने दीजिए पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है, और रिहा भी हो गए। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की भाषा में बोल बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में यह पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। उधर वाले एक सहमत नहीं होते एक ना सर सेकंड आपकी बात से। तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए, तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मुझे वो माफीनामा किसी अभी कहीं तो दिखा मेरे दे। पास फिर नहीं, मैं तो उधर वालों कह रहा हूं, मैं हाँ। कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूं, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा नेहरू नहीं- ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। अब जल्दी से फिर चित्रा मैं तुरंत आ जाऊंगा। चित्रा जी, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी की देन थी। और अबुल कलाम आजाद को आप पढ़ लीजिएगा, गांधी के फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी। उन्होंने लिखा है आजाद ने कि न नेहरू को पता था, न हमें पता था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, न कांग्रेस वर्किंग कमेटी के किसी सदस्य को इसके बारे में जानकारी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट को अंबेडकर ने क्या कहा, दिस इज अ बिट्रेयल टू द नेशन। बाकी लोगों ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट से आपको क्या मिला था, यह भी सवाल था। और दूसरी बात, हमेशा यह कहा जाता है कि उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या रोल था हिंदू महासभा का। ऐसे देश के 25 शहर हैं जिसमें प्रदर्शन से लेकर के सारी चीजें हिंदू महासभा ने, चौपाटी में 25,000 लोग एकत्रित थे। लेकिन जो गांधी यह कहते हो कि ये मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज प्रेफरेबल टू मी जो देन द गांधी ब्रिटिश। देश के राष्ट्रपिता नहीं, गांधी। सुनिए, हाँ। नहीं, जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है सुभाष चंद्र ठीक है। बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले देखिए, हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, करा ली बेइज्जती। देखिए यही बदतमीजी है आराम से सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिनको अरविंद बीच सर, में सर, जिसको जी, बीच भाषा में है, मुझे भी इंटरफेयर आती है, करने की शुरुआत आपने की ठीक है थी। ठीक है आराम से। ये सर, बीच अपने में बात- बदतमीजी करने ठीक, आराम की से। संस्कार जो है वो सर, मुझे नहीं मालूम सर, है अगर कि ये नेहरू की तरफ से आया अगर है ये या कहां से बदतमीजी आया है तो है। इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी मेरे पिछली बात में बीच में बोल। ठीक है। दूसरी बात, नेहरू ने एक भी स्वतंत्रता की मैं कहता हूं नेहरू गांधी की देन थे। और बाद में नेहरू ने अपने लिए किया, अपना इतिहास रंजित किया और गांधी जी का किया। एक भी आंदोलन नेहरू ने, कम से कम सरदार पटेल ने किसी आंदोलन को नेतृत्व किया, नेहरू किसी एक भी आंदोलन को अपने बल पर नेतृत्व नहीं किए। गांधी कोई डेमोक्रेटिक थे ऐसा तो नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया, गांधी का यदि वाकई डेमोक्रेसी में विश्वास होता तो वो काम नहीं करते। ये सबको पता था कि आजादी की लड़ाई के समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा वो एक ढंग से पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगा और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो जो है वो प्रधानमंत्री के पद तक जाएगा। उस समय भी कांग्रेस की कितनी वर्किंग कमेटी के लोग थे जो नेहरू के साथ थे। गांधी की जिद ने नेहरू पैदा किया और नेहरू की जिद ने जिस देश को हमें ला करके खड़ा किया वो हम सबके सामने है। दूसरी बात, गांधी ने रिलीजियस इस्लाम को, जो एक रेडिकल इस्लाम था जो दुनिया में आज भी नफरत पैदा करता है, उसको रिलीजियस हिंदुइज्म से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। सावरकर ने उस रिलीजियस इस्लाम को, उस रिलीजियस और पॉलिटिकल इस्लाम को पॉलिटिकल हिंदुत्व से काउंटर करने की कोशिश की। अंबेडकर बार बार, यदि उनका माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ें, उन्होंने कहा, और ये जिन्ना ने भी कहा था 1940 में, जिन्ना ने लिखा कि मैं मौलाना से ज्यादा बेहतर इस्लाम नहीं जानता हूं, मैं भी हिंदू मुस्लिम चाहता हूं, लेकिन कुरान हमें इसकी इजाजत नहीं देता। यही बात जो है अंबेडकर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता हो नहीं सकती क्योंकि थियोलॉजी ऑफ इस्लाम डजंट परमिट इट।
ठीक है। उसी अब मैं- उसी अब मैं एक अर्जुन सेकंड। मोहन जी। उसी किताब के जिस किताब की बात हो रही थी उसके अंत में वही डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो इस देश के दलितों के लिए वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। गांधी पर इतनी चर्चा हो रही है, आपने किताबें भी लिखी हैं, जो बातें संगीत रागी जी ने कही हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? और जब वीर सावरकर का जिक्र होता है तो कई बार इन लोगों की ओर से गांधी का जिक्र इस संदर्भ में भी किया जाता है कि कई मोर्चों पर वीर सावरकर की तारीफ करते हुए भी गांधी नजर आए। देखिए, गांधी से बचना मुश्किल है और राष्ट्रपिता को आप कहिए कि मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता तो मत मानिए, उससे राष्ट्रपिता का बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं दूसरी बात अरविंद जी ये है अरविंद जी कि हम अरविंद जब जी बचपन में अरविंद जी मैंने इसलिए कहा कि गांधी हिंद स्वराज में कोई लिखते मुझे हैं। टोकने पर बदतमीज कह रहा था और मैं- पहले वाक्य के बाद ही टोका जा रहा है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो मेरा रेफरेंस था, मैं किसी के व्यक्तिगत रेफरेंस में नहीं जाता। मैंने इसलिए कहा कि गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा इंडिया इज एन एंशिएंट नेशन, और दो तर्क बड़े थे उन्होंने। भाई कहा- हिंद स्वराज सुन- आप कितना फॉलो करते हैं और आपकी आइडियोलॉजी कितना अरे भाई follow मेरी करते हैं? आइडियोलॉजी की क्या है? मैं तो कह रहा हूँ गांधी ने क्या इसको एंशिएंट नेशन बोला या नहीं बोला? उनकी बात हो जाए। गांधी उनकी बात हो जाए। हिंद स्वराज की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, ये आपको भ्रम होना चाहिए। क्यों हमें भ्रम होना चाहिए? सुन तो लीजिए सर। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि गांधी हिंद स्वराज सुन का तो होना लीजिए। चाहिए। बात हो जाए, प्लीज। उनकी बात हो जाए, वो बहुत देर से गांधी जो है, मैं जो पढ़ रहा हूँ अभी, ये बोल रहे हैं इनको गांधी समझ में आ जाए तो मेरे लिए गंगा नहाना हो जाएगा। 17 में गांधी चंपारण गए हैं जी। और पूरे चंपारण में गांधी ये बोलते फिरे कि जो देना होगा अंग्रेज देंगे, गोरे देंगे, इनसे लड़ना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, अपनी बात मजबूती से सामने रखिए, यही दे देंगे। 42 में जब गांधी ने क्विट इंडिया का कॉल दिया तो लुई फिशर यहाँ आया, उसने इंटरव्यू किया और पूछा कि आपको अंग्रेजों को भारत से निकालने का ख्याल कब आया? गांधी ने कहा जब मैं चंपारण में था तो मेरे दिमाग में ये साफ हो गया कि अंग्रेजों को भारत में रख के यहाँ का काम नहीं चलेगा। उस पहलवान को 25 साल लगा ये बोलने में, 17 से 42, और इस बीच इसलिए नहीं बोला कि मुल्क तैयार नहीं था। तो गांधी ने इतनी तैयारी से इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो रागी जी और हमको जल्दी समझ में आ जाए ये मुश्किल है। 3 चीजें गांधी ने बहुत जोर शोर से की, छुआछूत हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता और खादी। इन तीनों से क्या रिजल्ट लिया, और उसमें डाउटफुल भी है, उसमें सक्सेस भी है, मैं उसके को नहीं जाता। लेकिन जिन चीजों से छूटे हुए हैं गांधी, वो अचानक मुझे दिखाई दिया कि 17 में गांधी जब चंपारण गए हैं तो वो सबसे पहले कस्तूरबा को बुलाते हैं, क्योंकि औरतों में जाना पॉसिबल नहीं था। और औरतों के गायब होने की कहानी, जब धरने पर औरतें बैठ रही हैं, क्योंकि ससुर का नाम नहीं ले सकती, जेठ का नाम नहीं ले सकती, पति का नाम नहीं ले सकती, और धरने पे गांधी ने बैठाना शुरू कर दिया, तो औरतें निकल के गई तो, लेकिन ऐसी हालत थी। 31 में जब गांधी ने कॉल दिया नमक सत्याग्रह का 30 में, तो 25,000 औरतें इस मुल्क में जेल गईं। दुनिया के किसी भी आजादी की लड़ाई में, किसी भी क्रांति में आज तक 25,000 औरत एक साथ जेल नहीं गई है, और गांधी के किसी रेफरेंस में कहीं औरत की बात नहीं है। औरतों को उन्होंने कहाँ रखा? 42 का सारा मूवमेंट औरतों ने लीड किया। 42 के बाद वो कहते थे कि आधी आबादी अगर आएगी नहीं, तो गांधी ने किस बात का शोर मचाया, किस बात पे का नहीं मचाया। लेकिन गांधी एक बड़ी तैयारी से पॉलिटिक्स चलाते रहे इस मुल्क की। जाति का सवाल, घर में जाति का सवाल, कस्तूरबा को तैयार करने में उनको दिक्कत, अपने बच्चों को तैयार करने में दिक्कत हुई। 17 में पहली दफे जब साबरमती में आ गए दानी भाई रहने वहां, तो वहां बगावत हो गई। उस आदमी ने दलितों के लिए क्या नहीं किया। और 42 में जो लोग अंग्रेजों की फौज में खड़े थे, कम्युनिस्ट लोग, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, जितने फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं वो, एमएन राय, सारे रियासत, सारी जमींदारी, सारे लोग 42 में जिस लाइन लगा के खड़े थे, वो लोग आज गांधी पे सवाल उठा रहे हैं और वो देश की आजादी और राष्ट्रीय एकता के सबसे चैंपियन बने हुए हैं लोग। और ये 31 से अंग्रेजों ने इन सब ग्रुप्स पे काम किया है। इसके प्रूफ है कि उन्होंने अम्बेडकर पे भी काम किया, उन्होंने एमएन राय पे भी काम किया, उन्होंने कैसे मुल्क की एकता टूटेगी, ये 31 में अंग्रेजों को क्लियर हो गया कि 31 का मूवमेंट जितना बड़ा हुआ, उसके बाद इस देश को संभालना मुश्किल है। तो उसने गांधी पे ध्यान देने की जगह ऐसे ग्रुप्स टटोले जो इस देश की एकता को तोड़ते हैं या देश की एकता नहीं रहने देते। उन सारे ग्रुप से काम हुआ और 42 में सबका चेहरा सामने आ गया। उस 42 को लेके अगर आप किसी को गलतफहमी हो, और गांधी ने वो लड़ाई लड़ी, मुल्क के लोगों ने लड़ी। 1.25 लाख लोग अरेस्ट हुए हैं। 31 में गांधी की मनाही के बजाय औरतों में
11 दिन का बच्चा लेके बहन सतवती गई हैं, जबकि गांधी ने साफ कहा कि लड़कोरी औरतें नहीं जाएंगी, प्रेग्नेंट औरत, बूढ़ी औरत नहीं जाएगी, बीमार नहीं जाएगी। इसके बावजूद 9 बार अरेस्ट हुई है सत्यवती, तब जाके उसको जेल जाने का चांस मिला। लड़कियों ने गोली खाई है, कनकलता सेन ने, बीना दास ने, और ऐसी लड़कियां तैयार की, ऐसी औरतें तैयार की 15 साल में इस मुल्क में बगैर घोषणा किए। गांधी की इमेज बनी है आर्ट विरोधी। मैं जब इस कोरोना पीरियड में पढ़ रहा था, मुझे लगा इस आदमी के साथ अन्याय है, और सिर्फ चीजें जुटा दी तो 200 पन्ने की किताब बन गई। वो पहली किताब आर्ट पे। आप कहते हैं गांधी ओवररेटेड हैं, गांधी लोगों ने पढ़ाई नहीं है और गांधी को समझा ही नहीं, गांधीवादियों ने भी नहीं समझा है। गांधी जब सावरकर की तारीफ करते हैं तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं उस तरह से दूसरे पक्ष की ओर से लिया जाता है? जब वो जेल में बनते, अरविंद जी से ही सवाल है, फिर मैं इनके पास आऊंगी, बहुत देर से हमारे साथ हैं। अरविंद जी, वही गांधी तो सावरकर की तारीफ करते हैं ना, उसको क्यों भुला दिया जाता है? जब वो जेल में बंद थे, सावरकर और उनके बड़े भाई दोनों को ही लेकर वो अपनी चिंता भी जाहिर करते हैं। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई के लिए सावरकर बड़ा इशू नहीं है बाद के फेज में। ये आज के हमारे पॉलिटिक्स के लिए सावरकर बड़ा इशू है, इसीलिए हम उसको उठाते हैं। जिन लड़कियों का मैंने जिक्र किया, 500 चिट्ठी है एक लड़की के लिए कि तुम्हारे मासिक धर्म में दिक्कत हो रही है तो गर्म पानी से सिंचाई करो, तुमको कैसे साफ सुथरा रहना है वहां से लेके, और मुल्क की आजादी की लड़ाई में जब नोआखाली में कोई नहीं है तो सारी औरतें उनके आसपास। आप लिस्ट देख लीजिए, सारी औरतों को साथ लेके। विभाजन हुआ, उसके बाद सारी मुख्य जिम्मेवारी सबसे जिद करके अमृत कौर को उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर बनवाया। एम्स आज उस औरत की देनदारी है। उसने अपना घर दे दिया शिमला का लोगों के रिक्रिएशन के लिए, और अपने पास रहने का घर नहीं था तो वो कहाँ जाएगी मंत्री होने के बाद, तो नेहरू ने उसको घर दिया। और असली मुश्किल ये हुई कि जब वो मर गई तो उनके भाई के पास घर नहीं, क्योंकि बहन ने तो घर दान कर दिया था, तो फिर भाई को घर देना पड़ा। तो इस तरह की सारी कुर्बानियां आप भुला दीजिए सिर्फ इसलिए कि आपकी पॉलिटिक्स को वो सूट नहीं करता है। और गांधी की पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम एकता के फ्रंट पे यही थी। और आज अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चित्रा 1 मिनट में और एक बात कहूंगा, आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं गांधी से, वो असल में अपनी अपनी लड़ाई है। हम जब बच्चे थे, और हमारे से भी पहले ये कहा जाता था कि दुनिया में गांधी का ये अंग्रेजी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता। आज दुनिया में हमारे देश के विरोध को छोड़ दीजिए, बाकी जगह भी कहीं कहीं विरोध, दुनिया के लगभग सारे देशों में गांधी की मूर्ति लगी है, और गांधी की मूर्ति वाले देशों में सूरज कभी नहीं डूबता है और कभी नहीं डूबेगा, ये आप मान लीजिए। तो आप चाहे जितना विरोध करिए। अब गांधी की जो तारीफ थी सावरकर की, 1 सेकंड दे दीजिए। गांधी जी के पास सावरकर के छोटे भाई गए थे, उन्होंने कहा कि सावरकर जी को इतने लंबे समय से जेल है, और जब वो हुआ प्रोक्लेमेशन हुआ, शाही प्रोक्लेमेशन हुआ और उसमें सावरकर नहीं छूटे, तो गांधी ने अपने अखबार में बाकायदा पत्र लिखा, इस बात को लेख की तरह लिखा कि सावरकर और उनके भाई को भी छोड़ा जाना चाहिए। एक तो इसको गांधी की महानता की तरह स्वीकार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस समय तक गांधी को नहीं पता था कि 5 माफीनामे ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। आखिरी बात यह कि कभी सावरकर ने गांधी की इस बात के लिए तारीफ की कि मेरे विचार के एकदम विरोधी होने के बावजूद इन्होंने मेरे लिए बाकायदा लेख लिखा। सवाल यहां है, गांधी ने तो बहुतों की तारीफ की है, भगत सिंह की भी तारीफ की है, जबकि उनके विचार से अलग थे। वो राष्ट्रपिता कहलाए, कोई और दूसरा तो राष्ट्रपिता नहीं बना, तभी वो राष्ट्रपिता कहलाए। नहीं, जरा सा मैं उत्तर दे दूं अरुण मोहन जी को। ये आपने सही कहा कि गांधी की सोच इतनी विशाल है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि 1946 से जब से संवैधानिक व्यवस्था तैयार हुई, गांधी को किनारे कर दिया गया और उन्हीं के शिष्यों ने उनको सबसे पहले किनारे किया। भारत के संवैधानिक ढांचे में गांधीवादी सोच की किसी ने कहीं जगह ही नहीं छोड़ी। दूसरी बात यह है कि हम इनको जो 2 भिन्न धाराएं मानते हैं, ये भिन्न धाराएं भी आज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भिन्न है। जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कई लोग ऐसे थे जो कांग्रेस में भी थे, हिंदू महासभा में भी थे, कांग्रेस में भी थे, लीग में भी थे। जब कम्युनलिज्म का उत्थान हुआ, ज्यादातर 30 के दशक के बाद, 37 के चुनाव के बाद ज्यादा हुआ, इसके बाद ये अलग थलग पड़ना शुरू हुए। और इसके बाद भी अगर हम एक टाइम देखें सेपरेशन की, तो ये सेपरेशन 50 के दशक में हुआ, जब कांग्रेस का, जिसको राइट विंग कहा जाता था, वो पटेल के देहांत के बाद अलग हुआ, अलग थलग पड़ना हुआ। इसके ऊपर नागपुर में बड़ी बहस हुई, जिसमें नेहरू कामयाब हुए। नेहरू के कामयाबी के बाद कई ऐसे नेता थे, हिंदुवादी नेता थे, जो कांग्रेस से धीरे धीरे अलग थलग पड़ना शुरू हुए। नहीं तो लाजपत राय वगैरह आर्य समाज के बड़े नजदीकी संबंध रहे हैं।
कांग्रेस से। तो ये धाराएं, ये आज की दृष्टिकोण से अगर हम पीछे देखें तो इतिहास हमें एक नजर से देखने को मिलता है। वो आज से बहुत सावरकर अलग ने था। माफी मांगी, इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाता है मौजूदा वक्त में दूसरी धारा की तरफ। लेकिन ये एक प्रश्न है जिसका मतलब कोई औचित्य नहीं है। माफी मांगी भी तो उससे अगर हम कह देते हैं हाँ हम माफी मांगी, तो उससे हमें आज की तारीख में क्या मिल जाता है? या हम कह देते हैं कि नहीं माफी नहीं मांगी, तो उससे हमें क्या मिल जाता है? ये शायद एक बताने की कोशिश की जाती है pointless- कि अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी उन्होंने। नहीं, अगर माफी मांग भी ली तो इससे उनका जो पुराना योगदान था वो खत्म तो नहीं हो गया। और अगर माफी नहीं मांगते, वो 10 साल और जेल में रहते, तो उसका भी कोई ये औचित्य नहीं है। ये प्रश्न ऐसा, ये एक रेड हेरिंग टाइप क्वेश्चन है, केवल कंट्रोवर्सी बनाने के लिए, केवल एक इशू बनाने के लिए ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर से मेरे ख्याल से एक इतिहासकार के रूप में कोई ऐसा इतिहास को समझने में कोई मुझे नहीं लगता कोई योगदान। चित्रा, मैं एक छोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू किसी षड्यंत्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे और गांधी की 100% सहमति थी। और सिर्फ गांधी ने नेहरू या अभी मैंने कहा अमृत कौर को उन्होंने बनवाया, उन्होंने कोई नहीं बनवाया। अम्बेडकर को भी बनवाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री, ये सब मंत्री गांधी, क्योंकि आजादी के पहले के गांधी और आजादी के बाद गांधी ने कहा मुल्क आजाद हो गया, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये कोई गांधी का छोटापन नहीं है। और कोई नेहरू ने षड्यंत्र करके सत्ता हाथ आई और बाद में गांधी को खत्म, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आके गांधी को खत्म करने का काम क्यों नहीं किया? अम्बेडकर ने क्यों नहीं किया? भाई सबने काम किया, जो काम किया तो आए गांधी की वजह से। तो इसलिए ये कहना कि नेहरू कोई षड्यंत्र से नहीं आए थे, बाजाबता बड़ी चर्चा हुई थी और सारी चर्चा के बाद गांधी ने नेहरू को चुना। और कांग्रेस के वो पहले अध्यक्ष नहीं थे जो सिर्फ कार्य समिति के उस पर नहीं बने थे। कार्य समितियों से राय ली जाती थी और अंतिम फैसला जो होता था वो केंद्रीय कार्यकारिणी करती थी। और ये हर जगह व्यवस्था थी। अगर मैं पूछ लूं कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष सावरकर जब बने थे तो कितने प्रदेश की हिंदू महासभाओं ने उनके लिए पत्र लिखा था? अगर मैं आज का पूछ लूं कि आज जो दोनों पार्टियों के अध्यक्ष हैं या एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कितनी कार्य समितियों से राय ली जाती थी। पटेल की जो सबसे अच्छी जीवनी है जो राजमोहन गांधी ने लिखी है, उसमें जबलपुर के एक बड़े नेता के रविशंकर शुक्ल की शायद एक पत्र है उनका, वो पटेल को लिखते हैं और वो कहते हैं कि ये तो हमारे दिमाग में क्लियर था ही कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन चूंकि नेहरू 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके थे इसलिए हम चाहते थे इस बार आप अध्यक्ष बने। और जवाब में पटेल भी यही बात लिखते हैं कि हाँ ये तो हम सब लोग पहले से जानते थे। पार्टियां फैसला लेती हैं कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी के बाहर से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनकी पार्टियों में कौन फैसला लेता है? आरएसएस में कौन फैसला लेता है? आरएसएस में तो चिट दे दी जाती है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं पूछूं मुंजे जी को क्यों नहीं बनाया गया? मुंजे जी तो बहुत सीनियर थे, हेडगेवार जी के बाद गोलवरकर जी कैसे बन गए? ये क्या सवाल होता है? और माफी का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों ने सवाल होता है सर, ये सवाल नहीं होता तो कौन सा सवाल होता है? सवाल तो कुछ भी हो सकता है। चित्रा, एक बार इनकी बात मैं ये कह रहा था कि गांधीवादी सोच, मैं नहीं ये नहीं कहा कि नेहरू ने उसको खत्म किया। मैंने कहा संवैधानिक व्यवस्था जब बनी उसको खत्म करने का काम किया। उसमें केवल नेहरू का हाथ नहीं था, उसमें अम्बेडकर का भी हाथ था, उसमें पटेल का भी हाथ था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी हाथ था। पर आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि गांधीवादी सोच को 1946 के शुरुआत से ही बिल्कुल दरकिनार कर दिया। असल में 1946 एक ऐसा टाइम था जिसके बाद हिंदू महासभा ने सावरकर को और कांग्रेस ने गांधी को किनारे कर दिया। सावरकर का वक्त आया है, गांधी का भी वक्त आया है, दोनों का साथ में ही वक्त आया है, देखेंगे आगे। ठीक है चित्रा जी, कई प्रश्न उठे हैं यहाँ पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिंदू महासभा जो है हिंदुओं को जो है वो लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करा रहा था, क्योंकि सावरकर ये अच्छी तरीके से जानते थे कि आगे की लड़ाई का कैसा मोर्चा रहने वाला है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। गांधी यदि बहुत सत्य के और हिंसा के पुजारी थे तो डायरेक्ट एक्शन डे में कलकत्ता में हजारों हिंदू मार दिए गए थे। गांधी की चरण यात्रा वहां तक तो नहीं पहुंची, वही तब पहुंची जब हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू किया, कलकत्ता में मारना शुरू किया मुसलमानों को। गांधी पहले नहीं पहुंचे, जब हिंदू मारा जा रहा था कलकत्ता में तब गांधी वहां नहीं खड़े थे। कभी भी सावरकर ने 2 नेशन थियरी की बात नहीं की। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। 15 अगस्त को यह 2 नेशन थियरी की बात आई थी अखबारों के चर्चा में। 19 अगस्त को काल में सावरकर ने विधिवत प्रेस स्टेटमेंट जारी करके, लेकिन कोई भी नहीं यहां पर बताता है इसके बारे में, उन्होंने कहा कि वी आर कमिटेड टू, वी टेक ए सोलमन फेथ दैट वी आर कमिटेड टू अनडिवाइडेड इंडिया। इस देश के विभाजन पर सावरकर का तो हस्ताक्षर नहीं था ना, नेहरू के हस्ताक्षर थे ना, क्या और किसी का हस्ताक्षर था? मैंने क्यों कहा आप गांधी की मूर्तियां लगा लीजिए, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था, आपको तो पता होगा अरविंद जी, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा गांधी के आज के भारत के संविधान का हिस्सा है?
गांधीवादी कौन बड़े गांधीवादी हैं? सुन लीजिए, अभी धैर्य रखिए। आपका नक्सलवाद से आपका परिवर्तन हुआ है, हम जानते हैं। धन्य रखिएगा। तरीका ठीक नहीं है। सुन लीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी सुन लीजिए। संगीत नहीं नहीं नहीं, मैं चूंकि व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर की गई कि आप यदि पढ़ लेंगे गांधी, हम पढ़े हुए हैं गांधी, तो ये टिप्पणी आप मत कीजिए कि पढ़ लीजिए गांधी। हम गांधी पढ़े हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा कि मैं कहता हूं कि यदि सनातन राष्ट्र उठ रहा है, इसका मतलब भारत उठ रहा है। आप महर्षि अरविंद को भी खारिज कर देंगे? वो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ बोलिए रहे जो हम थे। लोग भी एक सेकंड कहा गया कि गांधी जी कलकत्ता नहीं गए, गांधी जी नोआखली गए थे, फिर कलकत्ता गए थे, सब ठीक है। सावरकर जी क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं गए? वो बंबई के अपने वो सावरकर हिंदुओं का निवास- संगठन कर अरे रहे सुन थे। लीजिए, बंबई के सावरकर निवास से बाहर नहीं निकल रहे थे। पूरे दंगे के टाइम में सावरकर निवास से बाहर नहीं निकले। इससे बड़ा कोई झूठ 1900 नहीं हो सकता है। आपने जितने झूठ बोले उससे बड़े झूठ तो हो ही नहीं सकता। Political- सुनिए बात read the सुनिए। political file. आपको मैंने डिस्टर्ब Read नहीं the किया, political सुनिए। file. Read the political file. 1937 Read में political हिंदू file. महासभा के अध्यक्ष बनते हैं और पहले भाषण में कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र, एक बिल्कुल मुस्लिम नहीं, राष्ट्र इससे है। बड़ा कोई झूठा एकदम और बेवकूफी सावरकर बड़ा कोई नहीं हो सकता है। सावरकर समग्र, सुनिए, इसे यहाँ जो लोग बैठे हैं India- इनसे बात नहीं करती Hindu is a है। nation, भारतीय जनता Muslim is पार्टी a की community. वेबसाइट पर सावरकर के सारे You भाषण cannot- हैं। you are आप not- you जाइएगा are illiterate. 1937 You को are illiterate. अहमदाबाद में दिया हुआ उनका पहला भाषण निकालकर पढ़ लीजिएगा, फिर You are आपको पता चल illiterate. जाएगा You are कि illiterate. झूठ- फिर You are आपको पता चल illiterate. जाएगा You are कि illiterate. झूठ कौन बोल रहा है You are और not- गलत कौन you बोल are- रहा है। You are uneducated. ठीक है। You are idiot, sir, basically. Please. You are idiot, sir, basically. Please. You are idiot, sir, basically. एक सेकेंड। I know that you are क्योंकि you हम are a इतना bigger ध्यान idiot. रखेंगे। एक सेकेंड सर, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। Music. Moe, 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 moe. खत्म।